दोस्तों नमस्कार। ये अलग ही है सरकार। इस सरकार को पता है इस देश में सत्ता में बने रहने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए और खुद के लिए कदम उठे या ना उठे, लेकिन विपक्ष की राजनीति को कहीं से भी कोई ऑक्सीजन मिलना ही नहीं चाहिए। और उस ऑक्सीजन का मतलब होता है पूंजी, यानी पॉलिटिकल फंडिंग। और पॉलिटिकल फंडिंग कॉरपोरेट के आश्रय होती है, यह भी इस देश का सच है। महज इलेक्ट्रल बॉन्ड के दौर को याद मत कीजिए, उससे पहले की परिस्थितियों को समझिए। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं भी था तो भी पॉलिटिकल फंडिंग के लिए ट्रस्ट बनाए गए थे। उसमें एक ट्रस्ट, उस वक्त सबसे बड़ा ट्रस्ट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रल ट्रस्ट हुआ करता था, जिसको टाटा चलाया करते थे। यानी टाटा ग्रुप के अधीन इसके दायरे में कई सारे कॉरपोरेट्स थे। और 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा इस प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रल ट्रस्ट के जरिए बीजेपी के हिस्से में गया था। तकरीबन 75% पूंजी जो पॉलिटिकल फंडिंग हुई वह सीधे बीजेपी के खाते में गई। उसके बाद का किस्सा तो इस देश को पता ही है, कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड धीरे धीरे फंड काढ़ता चला गया, पैसा बढ़ता चला गया। और उस पैसे को बढ़ाने को लेकर इस देश के तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम कॉरपोरेट, तमाम बिजनेसमैन सरकार को पैसा देने लगे। उसकी एवज में सरकार उन्हें एनओसी, उनके अपने क्षेत्र में रियायत और राहत देती चली गई। यह पूरी प्रक्रिया अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है और संयोग ऐसा है कि आज नवी मुंबई के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और एयरपोर्ट कैसे इस दौर में अडानी ग्रुप के पास चलते चले गए। और आज तो पहले फेज का उद्घाटन किया गया, जो तकरीबन 19,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का है। 72% की भागीदारी अडानी ग्रुप की है। इस देश के भीतर अलग अलग आधे दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट इस वक्त अडानी ग्रुप चला रहा है। शायद इसीलिए इस दौर में कई सवाल जो पुराने दौर में खड़े होते हैं अब खड़े नहीं होते हैं, उसे सामान्य माना जाता है। तो शायद इसीलिए पहली बार टाटा ग्रुप, टाटा और बिरला दो ही नाम तो आजादी के बाद भारत में सुने गए। बाद में रिलायंस आया, बाद में अंबानी आए, बाद में अडानी आए, लेकिन टाटा और बिरला भारत की औद्योगिक नींव को रखने में सरकार की नीतियों को अपने अनुकूल बनवाते थे, या फिर सरकार उनके अनुकूल नीतियां इसलिए बनाती थी क्योंकि इस देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना हो। इस देश में टाटा बिरला ने कई तरीके से काम किया और जन सेवा भी उसी तर्ज पर की। लेकिन इस वक्त टाटा ग्रुप के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। वह दो हिस्सों में बंटती दिखाई दे रही है। और ऐसे वक्त में टाटा ग्रुप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया जो मौजूदा राजनीतिक सत्ता के अनुकूल ना हो तो क्या होगा। और शायद यही बात मौजूदा राजनीतिक सत्ता और सरकार को पुरानी तमाम सरकारों से अलग करती है, क्योंकि इस वक्त सरकार को पता है कि विपक्ष किसी भी हालत में कॉरपोरेट के करीब नहीं होना चाहिए। कॉरपोरेट की पूंजी विपक्ष के पास पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। और यह नोटबंदी के बाद से कमाल की परिस्थितियां इस देश के भीतर पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर हुई है, लेकिन जिक्र यहां टाटा का है। और टाटा तो बरसों बरस, 100 साल से ज्यादा की उम्र उसकी हो चली है। सीधे कहें तो तकरीबन 150 बरस के पार की उम्र, यानी भारत की आजादी से भी पहले और उससे भी बहुत पहले। और टाटा ग्रुप की मौजूदगी में अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि वहां पर भीतर कौन डायरेक्टर होगा और कौन इन सब के बीच नॉमिनेट किया जाएगा, यह बात अगर धीरे धीरे बढ़ती चली जाए तो रास्ता निकालने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश के गृह मंत्री का घर ही बचता है। प्रधानमंत्री मोदी खुले तौर पर सामने आएंगे नहीं, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर पर कल बैठक हुई। उस बैठक में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, ट्रस्टी डेरियस खंबाटा, इन सभी की मौजूदगी थी। दरअसल इन सब के बीच जब रतन टाटा का निधन हुआ तो उसके बाद एक नियम बनाया गया
कि जिसकी भी उम्र 75 बरस से ज्यादा की होगी उसको अगर दोबारा ट्रस्टी के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है तो फिर ऐसे में हर हाल में हर बरस आपको वोटिंग करनी होगी। और यह रेजोल्यूशन नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने रखा, जिसका विरोध ट्रस्टी के तौर पर मौजूद मेहली मिस्त्री ने किया। वहां पर प्रमित झावेरी थे, उन्होंने विरोध किया। एससी जहांगीर थे, उन्होंने विरोध किया। और डेरियस खंबाटा इन्होंने विरोध किया, जो कि बतौर ट्रस्टी गृहमंत्री अमित शाह के घर पर मीटिंग में भी पहुंचे थे। उस मीटिंग में सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि देश के वित्त मंत्री भी थी। यानी तमाम लकीरें मिट रही हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि इस देश को कॉरपोरेट चलाता है या कॉरपोरेट को सरकार चलाती है, या फिर इस देश की अर्थव्यवस्था जिन हालातों से गुजर रही है उसमें अमेरिकी टैरिफ हो या भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी हो, और इकोनॉमी के सपने हो, स्वदेशी का राग हो, आत्मनिर्भरता का जिक्र हो, और प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हो। नए तरीके से चीन के करीब जाना है, रशिया के साथ संबंध प्रगाढ़ बनाने हैं, मिडिल ईस्ट के साथ नए समझौते हो रहे हैं, ईरान के साथ भी कोई दुविधा नहीं है, और पुरानी परिस्थिति में अमेरिका से हम दूर हो चले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास राजनीतिक सत्ता की अगर सहमति ना हो तो वो बड़ी कंपनियां मायने नहीं रखती है। यह बात इस दौर में हर किसी ने समझी, क्योंकि 2014 से पहले इस देश के जो टॉप मोस्ट 20 बड़े कॉरपोरेट थे आज की तारीख में, उसमें से लगभग 13 कॉरपोरेट पहले 50 में भी नहीं आते हैं। वो धीरे धीरे छिटकते चले गए। उसके बाद से जो कॉरपोरेट थे उनका नेटवर्क जिस तरीके से बढ़ता चला गया, लेकिन टाटा और बिरला को लेकर अक्सर यह माना गया कि भारत की नींव तो कहीं पर भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस को लेकर डाली गई तो उसमें टाटा बिरला की मौजूदगी हमेशा से रही है। और ये किसी सरकार के नहीं होते, बल्कि सरकार इनके अनुकूल नीतियां इसलिए बनाती है क्योंकि इनका नजरिया उस भारत को लेकर है जिस भारत का जिक्र बार बार हर सरकार करती है। और शायद इसीलिए कॉरपोरेट का जिक्र जब जब होगा तो महात्मा गांधी के दौर से अगर मौजूदा वक्त आप निकल कर आएंगे तो जमनालाल बजाज बेहद करीब थे महात्मा गांधी के। राहुल बजाज सवाल किया करते थे, उनके बेटे जो थे वो सवाल किया करते थे मौजूदा सरकार से, और कहते थे कि कॉरपोरेट को खुली सांस लेने के लिए हवा तो दे दीजिए। परिस्थितियां बदल गई। नई परिस्थिति के बीच में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जो मीटिंग हुई होम मिनिस्टर के घर पर और उसमें वित्त मंत्री की मौजूदगी थी, सवाल सिर्फ एक ही था, किसी एक व्यक्ति के हाथ में इस वक्त टाटा ग्रुप नहीं चला जाए। इसमें समझने की जरूरत है कि टाटा ट्रस्ट जो है उसके हिस्से में 66% है, जो मिस्त्री परिवार है उसके पास 18.4% है, टाटा ग्रुप की कंपनियां 13% है और बाकियों के पास लगभग 2.6% है। 11 सितंबर को जब बैठक हुई तो टाटा ट्रस्ट की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया था रतन टाटा के निधन के बाद कि 75 बरस से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति को अगर अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए वोटिंग होगी, रेजोल्यूशन रखा गया। रेजोल्यूशन रखने वाले का विरोध किया गया। जिन्होंने विरोध किया वो दरअसल अपने तौर पर टाटा सन्स के भीतर जो शाहपुर जी पालोन जी फैमिली से जुड़े हुए 4 ट्रस्टी हैं, जो कि मेहली मिस्त्री के नेतृत्व के हिसाब से चलते हैं, और उनकी भागीदारी चूंकि 18.4 है तो यह माना गया कि क्या उनके जरिए टाटा पर एक व्यक्ति कब्जा कर लेगा, और अगर पॉलिटिकली अलाइनमेंट रतन टाटा के दौर तक जो मौजूदा मोदी सरकार के साथ था वो अगर हट गया तो क्या होगा। शायद इसीलिए चेतावनी दी गई, समझौता कीजिए और इस तरीके से झगड़ा मत कीजिए। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब बैठक परसों है यानी 10 तारीख को है, और यह माना जा रहा है कि इस दौर में जो विजय सिंह जो नॉमिनी डायरेक्टर थे उनको जो फिर से रेजोल्यूशन लाकर उनको अपॉइंट किया जा रहा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे दिया तो न्योल वेणु ने विरोध इसलिए किया क्योंकि इन सब के बीच नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने दोनों ने विरोध इसलिए किया क्योंकि मेहुल मिस्त्री चाहते थे कि उनके जरिए उनके शख्स को नियुक्ति कर दी जाए डायरेक्टर के पद को लेकर। संकट टाटा के भीतर डायरेक्टरशिप से ज्यादा
मौजूदा वक्त में कॉरपोरेट की उस पूंजी और कॉरपोरेट के उस पॉलिटिकल अलाइनमेंट को लेकर है जिससे सरकार किसी मुश्किल में खुद को डालना नहीं चाहती है। उसके भीतर घुसिए उससे पहले एक दूसरी तस्वीर हमें लगता है देखनी चाहिए। यह तस्वीर आज की है जब अडानी आपको साथ दिखाई देंगे, क्योंकि उन्हीं के हिस्से में नवी मुंबई का नया हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीर एक क्षण के लिए देख लीजिए। जब आप इस तस्वीर को देख रहे हैं तो यह बताने की जरूरत कतई नहीं है कि इस देश के भीतर वह कौन सा क्षेत्र नहीं है जहां पर अडानी ग्रुप की मौजूदगी ना हो। और यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि 2014 से पहले अडानी ग्रुप का नेटवर्थ क्या था और आज की तारीख में उनका नेटवर्थ कितना बड़ा है। अब इस परिस्थिति में अगर आप टाटा ग्रुप का जिक्र यह सोचकर करें कि 16 लाख करोड़ की कंपनी पर किसी एक व्यक्ति का अगर कब्जा हो जाए और वह अगर सरकार के अनुकूल ना सोचता हो, तो फिर विपक्ष की राजनीति तो यहां से उड़ान भर लेगी। और खास तौर से राहुल गांधी की मौजूदगी, क्योंकि यह भी हर किसी को पता है कि बीते दिनों इस देश के भीतर सत्ता की नीतियों को लेकर कई सवाल शायद कॉरपोरेट सेक्टर में घूम रहे थे। उसी के बाद एक झटके में एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसमें इस देश के सबसे बड़े कारोबारी यानी मुकेश अंबानी के बेटे जो वंतारा चलाते हैं जू, उसको लेकर पीआईएल कर दी गई। यानी ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई, ये हर किसी ने मान लिया। और उसके बाद क्लीन चिट भी दे दी गई। तो वो पीआईएल क्यों की गई और पीआईएल के भीतर जो सवाल थे उन सवालों का जवाब नहीं निकल पाया। ठीक वैसे ही जैसे इथेनॉल को लेकर एक पीआईएल हुई और नितिन गडकरी भी उस कटघरे में खड़े कर दिए गए और फिर वो पीआईएल खारिज हो गई। इथेनॉल को सही मान लिया गया। क्यों पीआईएल हुई, क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना, एसआईटी बना दी गई थी वंतारा को लेकर। तो यह एक मैसेज है कि पॉलिटिकल तौर पर इस दौर में अगर खुद को बरकरार रखना है तो कॉरपोरेट को अपने शिकंजे में आपको रखना होगा। यानी पॉलिटिक्स और कैपिटल दोनों को आप अलग अलग दायरे में इस वक्त बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और शायद इसीलिए जो चुनाव की राजनीति को समझते हैं उनके सामने सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि अगर पूंजी उनकी बंद की जा चुकी है तो फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, कौन सा चुनाव लड़ पाएंगे। यह सवाल शायद मौजूदा वक्त में बहुत बड़ा हो चला है। राजनीति और दोनों चीज को मिलाना हमें लगता है एक बार फिर आपको हम नवी मुंबई में लिए चलते हैं। इसलिए लिए चलते हैं क्योंकि इससे पहले कॉरपोरेट के अलग अलग हिस्सों की पूंजी को राजनीतिक तौर पर आप देखें और समझें। उससे पहले राजनीति का मिश्रण नवी मुंबई के एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी कैसे कांग्रेस को निशाने पर यह कहकर लेते रहे, क्योंकि 2008 में जब आतंकी हमला हुआ था तो निशाने पर ताज ग्रुप का होटल ही आया था और ताज ग्रुप के होटल पर जो निशाना साधा गया उसके जरिए पूरी मुंबई उस वक्त टेररिस्ट अटैक में हिल गई थी। लेकिन इन सब के बीच पिछले दिनों देश के गृहमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने एक बयान दिया। उस बयान का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने उस मौके पर किया जो कि नवी मुंबई के एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है।
इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। इसमें दो मत नहीं कि आतंकवादी हमले ने मुंबई में जो 500 से ज्यादा बड़े कॉरपोरेट हाउसेस इस देश में है, उनका हेडक्वार्टर मुंबई में, और आतंकवादी घटनाएं अक्सर बिजनेस को डिरेल कर देती है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस दौर में क्या वाकई कॉरपोरेट के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां भारत के भीतर बन चुकी है, या फिर सत्ता के साथ आप खड़े हो तभी आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। यह सवाल इस देश के टॉप मोस्ट 20 कॉरपोरेट में से लगभग 14 कॉरपोरेट का गुजरात का होना खुले तौर पर बतलाता है कि अब क्रोनी कैपिटलिज्म से कहीं आगे बात एक सीधे नेक्सस की बन चुकी है। और अगर इस नेक्सस के दायरे की परिस्थिति को और बारीकी से समझें तो इस वक्त टाटा समूह में सबसे बड़ा जो औद्योगिक घराना है उसकी यह होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, जिसके पास 65% शेयर्स हैं और उसमें चैरिटी और गवर्नेंस के आश्रय यह चलती है। इसके 3 हिस्से हैं, एक टीसीएस उसकी जैसी कंपनियां, एक टाटा स्टील उसके जैसी कंपनियां, टाटा मोटर्स और बाकी कंपनियां, और इन सब के बीच जो शाहपुर जी पालोन जी है उन पर लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज भी है। यह समझौता जो सरकार कह रही है करना चाह रही है, उसमें कल रात जो बैठक हुई उसका मैसेज बहुत साफ था कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए टाटा समूह की अहमियत बहुत बड़ी है। और इस अहमियत को देखते हुए सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वह किसी एक व्यक्ति को इसका नियंत्रण सौंप सकती है। इसीलिए जो अलग अलग ट्रस्टी थे उनको चिताया भी गया, और यहीं से असल में भारत की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों को लेकर भारत की पॉलिटिक्स और चुनावी प्रक्रिया उभरकर सामने आती है। रिलायंस की भूमिका कांग्रेस के साथ कांग्रेस के कालखंड से रही है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। अडानी की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से धीरे धीरे मुंद्रा पोर्ट से आगे कैसे बढ़ती चली गई, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन 2014 के बाद वो अंबानी हो या अडानी हो या फिर दूसरे कॉरपोरेट हो, उन्होंने विपक्ष के राजनीतिक दलों की तरफ देखना भी सही नहीं समझा। इस देश के भीतर ईडी और सीबीआई और आईटी ने जिस लिहाज से काम किया उसमें इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट ढहते हुए दिखाई दिए। एयरपोर्ट जो एक वक्त जीएमआर चलाया जाता था, जीएमआर के जरिए जो चलता था, वो कैसे उसके हाथ से छिनता चला गया, कैसे सब कुछ कॉरपोरेट मित्रों के हवाले होता चला गया, यह भी कहीं छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में सवाल यह है कि सिर्फ एक विजय सिंह जो नॉमिनी डायरेक्टर थे, जिनकी उम्र 77 बरस की हो चली और दोबारा से उन्हें अपॉइंट करने के लिए वोटिंग होनी चाहिए, इस रेजोल्यूशन को लाना और इस रेजोल्यूशन का विरोध करना, यहां से बात निकलकर अगर देश के गृह मंत्री और देश के वित्त मंत्री उसमें शामिल हो जाएं तो एक मैसेज बहुत साफ है। इस वक्त भारत में जितने भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं
उन कॉरपोरेट हाउसेस को सरकार के अनुकूल चलना ही होगा। दूसरी बात, इन कॉरपोरेट हाउसेस ने अगर इस दौर में भारत की विदेश नीति जो अमेरिका से हटकर चीन, रशिया, मिडिल ईस्ट, ईरान की दिशा में जाना चाह रही है, उसमें साथ खड़े होना ही होगा। और जिन्होंने भी जो भी इससे पहले बिजनेस डॉलर के तौर पर किया हो, उन्हें यह सोचना ही होगा कि भारत अब अपने रुपए की करेंसी को लेकर कैसे मजबूत हो। इस रास्ते में इससे पहले टाटा और बिरला का दौर तो समझा जा सकता है, लेकिन मौजूदा वक्त में अंबानी अडानीज को इस कैटेगरी में रखा जाए या ना रखा जाए, यह भी सवाल हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि कुमार मंगलम बिरला का ग्रुप अमेरिका के भीतर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है भारत की तमाम कंपनियों की तुलना में, और वह कंपनी मौजूदा वक्त में सरकार के भी अनुकूल है। यानी वैसी कंपनियां जो कि एक बैलेंस बनाना चाहती है, आने वाले वक्त में उनका उत्थान भी भारत में कैसे होगा, यह भी आप नजर रखिएगा। और शायद यही वजह है कि जिस वक्त एयर इंडिया बीमार हो गया और बेचने की बात आई, तो टाटा को उसको औने पौने दाम में दे भी दिया गया। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है, वो जितना बीमार हो चुका था एयर इंडिया, उसके बाद की परिस्थितियां मौजूदा वक्त में हवाई दुर्घटनाओं के बाद एयर इंडिया को बार बार प्रचारित प्रसारित करना पड़ता है कि हम ये छूट दे रहे हैं, वो छूट दे रहे हैं, लोग सफर करें। लेकिन सवाल फिर भी अनसुलझा सा है। यानी तीन बातें खुले तौर पर इस वक्त निकल कर आ चुकी है। पहली महत्वपूर्ण बात तो यही, इस देश को कॉरपोरेट नहीं, सरकार ही कॉरपोरेट को चलाना चाहती है। दूसरी बात, कॉरपोरेट का पूरा नेटवर्क, पूरा विस्तार और जिस स्थिति में वो मौजूदा वक्त में खड़ी है, उसको सरकार के साथ खड़े होना होगा और उसका पूरा नेटवर्क और विस्तार मौजूदा सरकार के हिस्से का है, यह वो मान ले। तीसरी महत्वपूर्ण बात, राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति किसी कॉरपोरेट के भीतर नहीं आनी चाहिए कि वह इस देश में पॉलिटिकल अल्टरनेटिव की दिशा में कदम अपनी पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए बना पाए। और इन तीनों से जुड़ी हुई चौथी परिस्थिति बहुत साफ है। अगर इस देश के टॉप 20 बड़े कॉरपोरेट में 14 कॉरपोरेट गुजरात के हैं, इस देश के टॉप 50 कॉरपोरेट में से 27 कॉरपोरेट गुजरात से आते हैं, इस देश के तमाम प्रोजेक्ट्स में गुजरात के लोगों का महत्व बढ़ा है, इस देश के भीतर चुनावों की परिस्थितियों में भी गुजरात के कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, इस देश के भीतर वो अयोध्या हो, वो बनारस हो, आने वाले वक्त में मथुरा हो या इन सब के बीच उज्जैन हो, तमाम जगहों पर जो भी कॉरिडोर धार्मिक स्थल को लेकर बनाए गए, उसके इर्द गिर्द आपको गुजरात के लोग नजर आ ही जाएंगे। और शायद इसीलिए इस वक्त भी जब टाटा के भीतर अपना संकट है, तो उसका समाधान भारत के गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बैठाकर निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं इस वक्त कॉरपोरेट की भूमिका बड़ी है, भारत के सामने इकोनॉमी का संकट है, आपको हमारे साथ खड़े होना होगा और जिसने भी दाएं बाएं देखा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह संकेत की भाषा है और संकेत की भाषा का ही असर है कि बिहार चुनाव तक में पॉलिटिकल पार्टीज के सामने संकट है। पैसा कहां से लाएं, पैसा कौन लगाएगा, यह अलग मसला है। जो पैसा लगा रहा है उस पैसे के पीछे कौन खड़ा है, यह शायद बिहार इलेक्शन पर जब चर्चा होगी तब बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।